वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं PYQs रिलेटेड टू योर यूनिट नंबर 4 दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इस वाली यूनिट में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं, रह पाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इसमें 4 चॉइस दी हुई हैं, स्टेनोथर्मल, पोइकिलोथर्मल, होम्योथर्मल एंड यूराइल थर्मल। ये बिल्कुल जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली आपकी NCERT की लाइन पर आया हुआ है ना। और हमें पता है कि यूराइलोथर्मल वो वाले एनिमल्स होते हैं जो एक वाइड रेंज के टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं और उसमें अडेप्टेड हैं और रह पाते हैं। तो इसका एग्जाम जो हमारा आंसर होगा वो यूराइलोथर्मल होगा। आपको पता है कि जो 12th की आपकी NCERT की बुक है उसकी लाइन टू लाइन बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हर चैप्टर में जितने भी बायोलॉजी के सिलेबस है हर चैप्टर में उस पर लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जैक्टली आपको वहां से याद होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निच क्या है? ये कह रहे हैं निच हमें पहले तो पता है निच क्या है, नहीं पूछ रहे। ये कह रहे हैं निच ओवरलैप इंडिकेट्स। अगर 2 निच ओवरलैप कर रही हैं इसका क्या मतलब है? इज इट म्यूचुअल बिटवीन 2 स्पीशीज और इट इज एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन 2 स्पीशीज? C choice, 2 different parasite on the same host, sharing one or more resources. निच अगर 2 ओवरलैप कर रही हैं इसका क्या मतलब है? ये 4 चॉइस में आपको पूछा गया है। तो ये बाकी जो 3 चीजें हैं ये हमें पता है, डिफरेंट काइंड ऑफ जो पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म है ना, कमेंसलिज्म, उसकी आपको डेफिनेशंस दी हुई हैं। जबकि निच जो है उसमें कुछ कॉमन रिसोर्सेज को दोनों ही निच के जो पॉपुलेशन है वो यूज कर पाते हैं। तो इसका हमारा जो आंसर बनेगा दैट इज शेयरिंग 1 और मोर रिसोर्सेज बाय बोथ द निच, है ना। ओवरलैपिंग एरिया में दोनों ही निच के जो पॉपुलेशन है, फौना एंड फेना, वो डिफरेंट काइंड ऑफ आपस में एक दूसरे के साथ वो जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इन शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड व्हेन। जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उसमें फ्लावरिंग कब इंड्यूस होती है? ये जो फ्लावरिंग है वो कब इंड्यूस होती है? ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है। ठीक है, ए चॉइस में ये जो चॉइस दी हुई है वो है प्लांट्स आर एक्सपोज टू लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग क्रिटिकल फोटो पीरियड। अगर वो प्लांट्स फ्लावरिंग तब होगी जब जो नॉर्मल लाइट है वो एक्सीड कर जाए एक क्रिटिकल फोटो पीरियड जो होता है उससे ज्यादा। ठीक है, तो वो यहाँ पर ए चॉइस में दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है अगर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से ज्यादा होगी तो उसे तो हम शॉर्ट डे प्लांट बोलेंगे ही नहीं। शॉर्ट डे अपने आप में डिफाइन कर रहा है कि जो फोटो पीरियड है, जो डे टाइम है वो कम होना चाहिए उसका, है ना। तो फर्स्ट चॉइस तो यहाँ से बिल्कुल नलीफाई हो रही है। सेकंड चॉइस में आप ऑप्शंस दिया हुआ है कि प्लांट्स आर एक्सपोज टू लाइट फॉर अ पीरियड लेस देन द क्रिटिकल फोटो पीरियड, है ना। तो जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है उससे कम अगर लाइट आएगी तो उस तरीके के प्लांट्स को शॉर्ट डे प्लांट करेंगे और तभी उनमें फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। तो ये चॉइस ठीक लग रही है, लेकिन अभी हम बाकी 2 चॉइस भी पढ़ेंगे। सी चॉइस जो है उसमें दिया हुआ है प्लांट्स आर एक्सपोज टू अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट डे की बात हो रही है, फोटो पीरियड की बात हो रही है, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए, और एनिमल्स में भी होती है जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, है ना। तो उसमें हार्मोन्स उसी के हिसाब से रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर की बात नहीं है इस केस में, यहाँ शॉर्ट डे की बात है। तो लो टेम्परेचर वाला बिल्कुल यहाँ सही नहीं बैठ रहा है चॉइस। एंड डी चॉइस में दिया हुआ है देयर इज नो इफेक्ट ऑफ लाइट ड्यूरिंग द
लाइट ड्यूरेशन ऑन फ्लावरिंग। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि फ्लावरिंग बिल्कुल 100% लाइट ड्यूरेशन पर डिपेंड करती है। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिन्हें लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं, अगर उन्हें मिनिमम 8 आवर्स की सनलाइट चाहिए होती है, नहीं तो फ्लावरिंग नहीं होती है। और बहुत से ऐसे होते हैं कि जिन्हें ओवर सनलाइट मिल जाए तो उनकी फ्लावरिंग रुक जाती है। तो शॉर्ट डे प्लांट में आपका चॉइस नंबर बी बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, जहां लिखा हुआ है कि प्लांट्स आर एक्सपोज टू लाइट फॉर अ पीरियड लेस देन द क्रिटिकल फोटो पीरियड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स of different species living in the same habitat and having functional interaction। कुछ इंडिविजुअल का एसोसिएशन जो कि डिफरेंट स्पीशीज के हैं, एक स्पीशीज के नहीं है। अगर एक स्पीशीज का होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे, है ना। यहाँ कह रहे हैं कि एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट, उसी एरिया में जो रहते हैं, एंड हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन, आपस में फंक्शनल उनका इंटरेक्शन है, उसे क्या कहा जाता है? इज इट पॉपुलेशन? नहीं, पॉपुलेशन सेम इंडिविजुअल्स होते हैं। इकोलॉजिकल निच सेम रिसोर्सेज होते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में कई सारी रिसोर्स, उस पर्टिकुलर लोकेशन की रिसोर्स कई सारी पॉपुलेशंस यूज कर सकती हैं। बायोटिक कम्युनिटी और इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में तो नॉन फंक्शनल भी आ जाएंगे, है ना। बायोटिक एबायोटिक दोनों फैक्टर्स आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी चॉइस फिट बैठेगी दैट इज चॉइस नंबर सी, बायोटिक कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, नॉन एबायोटिक फैक्टर्स की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा, जिसमें एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एन इंटरेक्शन बिटवीन टू लिविंग इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज in the same habitat where one does not allow the other to survive falls under। There are 5 options, 5 ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं और उनमें से कुछ ऑप्शन सही हैं, उनको हमें चूज करना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर 2 डिफरेंट लिविंग इंडिविजुअल हैं और डिफरेंट स्पीशीज के हैं, लेकिन उनका निच सेम है, उनका हैबिटेट सेम है, तो एक दूसरे को वहां पर सर्वाइव नहीं करने देता है। One does not allow the other to survive। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में किस हाइपोथेसिस या किस प्रिंसिपल की बात हो रही है वो हमारे को यहाँ डिसाइड करना है। तो ए चॉइस में गॉस हाइपोथेसिस का ऑप्शन दिया गया है, बी चॉइस प्रोटो कॉपरेशन, सी चॉइस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव, डी अमेंसलिज्म, ई पैरासिटिज्म। एंड इनमें से कुछ ऑप्शंस हैं जो सही हैं और उनको लेके यहाँ पर कहा गया है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। ठीक है, तो गॉस हाइपोथेसिस आपको पता है, गॉस हाइपोथेसिस में तो कोई भी 2 स्पीशीज जो कॉमन निच या कॉमन रिसोर्सेज या कॉमन एरिया में रहती हैं तो वो बहुत लंबे टाइम तक एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। एक जो है दूसरे के ऊपर डोमिनेट हो जाती है और दूसरी जो है वहां से हट जाती है, सरवाइव नहीं करने देती है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ठीक है, बी चॉइस में प्रोटो कॉपरेशन का ऑप्शन दिया है। प्रोटो कॉपरेशन, कॉपरेशन मतलब एक दूसरे को सहयोग करना, यानी कि दोनों ऐसी ये जो वर्ड बता रहा है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर 2 जो ऑप्शंस हैं, जो 2 इंडिविजुअल होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर वो अलग अलग स्पीशीज के होंगे, लेकिन वो एक दूसरे को बेनिफिट करेंगे। एक दूसरे को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरे को इनडायरेक्टली बेनिफिट करेंगे, लेकिन ये बेनिफिशियल वाला रिलेशनशिप होगा, कॉपरेशन वाला रिलेशनशिप होगा। तो यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि वन डज नॉट अलाउ अदर टू सर्वाइव, तो ये यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा। सी चॉइस जो है उसमें दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिवनेस। एक्सक्लूजन कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का क्या मतलब होता है कि वो आपस में इतना कॉम्पिटिटिव नेस दिखाते हैं कि 2 में से जो वीकर सेक्शन वाली है वो लंबे टाइम तक कॉमन उस एरिया में, उस निच में नहीं रह सकते। तो दोनों इंडिविजुअल्स, सुपीरियर वन वहां बना रहेगा और जो इंफीरियर वन होगा वो वहां से हट जाएगा, वो वहां सर्वाइव
नहीं कर पाएगा, दे कैन नॉट लिव एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत लंबे टाइम तक वो नहीं रह पाएंगे। एंड डी चॉइस है, उसमें दिया हुआ है एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में क्या होता है? एमेंसिलिज्म में एक जो स्पीशीज है उसको नुकसान होता है और जो दूसरी स्पीशीज होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो माइनस एंड जीरो वाला रिलेशन अमेंसिलिज्म में होता है, तो नुकसान उसको होगा जो इंफीरियर वन होगी, वो वहां से हट जाएगी। तो ये यहाँ पर डी चॉइस बिल्कुल और फिट बैठ रही है एंड सी चॉइस भी फिट बैठ रही है, जिसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। एंड ई चॉइस में दिया हुआ है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए, सी एंड डी ये तीन ऑप्शंस आएंगे। ए, सी एंड डी बिल्कुल इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चॉइस नंबर 1, ए, सी एंड डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एडेफिक फैक्टर रेफर टू। एडेफिक फैक्टर जो है वो किस ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से किस से रिलेटेड है? तो ये टर्म हमें याद होना चाहिए। ये टर्म डायरेक्टली पहली चॉइस में दिया है वाटर, देन सॉइल, देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड डी चॉइस एल्टीट्यूड। तो ये जो एडेफिक फैक्टर है ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है सॉइल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो होगा बी चॉइस, सॉइल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इन विच इकोसिस्टम स्पीशीज डाइवर्सिटी इज लो। डाइवर्सिटी जो है वो कम होती है इनमें से जो 4 चॉइस दी हुई हैं उनमें से। पहली चॉइस दी हुई है टुंड्रा रीजन, देन डेसिडुअस फॉरेस्ट, देन सी चॉइस में डेजर्ट एंड डी चॉइस में यहाँ पर ग्रासलैंड दिया हुआ है। अब डाइवर्सिटी बहुत कम कहाँ होगी? जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है वहां पर तो खूब डाइवर्सिटी होगी, क्योंकि रेनफॉल जो है वो काफी होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। जितना ज़्यादा रेनफॉल होगा, जितना ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, वहाँ डाइवर्सिटी होगी। हमने वो जो पहला वाला ग्राफ है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, वो हमने सारे जो रीजन बताए हुए हैं वो देखे थे आपने, ठीक है। ग्रासलैंड में भी काफ़ी डाइवर्सिटी होती है, लेकिन फर्स्ट यहाँ पर होगी, देन ये। डेजर्ट में डाइवर्सिटी होगी यहाँ, हालांकि टेम्परेचर जो प्रेसिपिटेशन है कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है। लेकिन अगर हम टुंड्रा की बात करें तो टुंड्रा में तो टेम्परेचर माइनस में होता है, -10, -20, 0 से डाउन, ऑलवेज -1 लाइक दिस, -20 तक जाता है, ठीक है। तो टुंड्रा में तो कोई ऑर्गेनिज्म कर रहा है सरवाइव, यही बहुत बड़ी बात है। तो डाइवर्सिटी की तो बात ही नहीं होती, बहुत ही कम डाइवर्सिटी होती है। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लो टेम्परेचर होता है टुंड्रा रीजन में। आप उस पूरे ग्राफ वाले जो चैप्टर है ग्राफ को ध्यान करिए, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो हमारा टुंड्रा रीजन है यहाँ पर इस जगह पर होता है ये, ठीक है। अगर हम यहाँ टेम्परेचर की बात करें 0, -1, -10, -20, बल्कि 0 यहाँ ले लेते हैं, 0 यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ -10, -20, इसके बाद 4, 10, 20 लाइक इस तरह से। और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है रेन, है ना। डेजर्ट भी यहीं कहीं सेटल होता है, तो लेकिन उसमें कंपैरेटिवली टेम्परेचर हाई है और रेन भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो इसके बाद ग्रासलैंड आते हैं और यहाँ पर अल्टीमेटली इस तरफ हमारे डेसिडुअस फॉरेस्ट आ रहे होते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है इसको याद करिए। तो हमारा जो टुंड्रा वाला रीजन है वो वहाँ पर जो इकोसिस्टम है वहाँ डाइवर्सिटी काफ़ी कम होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो आंसर आएगा इन चारों चॉइसेस में वो टुंड्रा वाला रीजन चॉइस नंबर 1 आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन between two species one is harmed and other remain unaffected। जो 2 स्पीशीज हैं उनमें से एक को नुकसान होता है, हार्म होता है, और दूसरी अनअफेक्टेड रहती है। ए चॉइस दिया हुआ है एमेंसिलिज्म, बी चॉइस कमेंसिलिज्म, सी चॉइस कॉम्पिटिशन एंड डी चॉइस प्रिडेशन।
अमनसिलिज्म में आपको मैंने अभी 1-2 क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किया था। अमनसिलिज्म में क्या होता है कि एक चॉइस को हार्म होता है और दूसरी को कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी प्रेजेंस से। कमेंसलिज्म में क्या होता है, कमेंसलिज्म में एक चॉइस को एक जो हमारी स्पीशीज है जो इंटरेक्ट कर रही है उसको फायदा होता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी प्रेजेंस से। कॉम्पिटिशन में दोनों को नुकसान होता है। प्रीडेशन में भी प्रे को फायदा होता है और प्रीडेटर को नुकसान होता है। ये इनका चारों का रिलेशनशिप है। जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन तो इसको काफी डिटेल में बताया गया था। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस तरीके के इंटरेक्शन में एक को हार्म होगा और दूसरा अनअफेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पर एक को हार्म हो रहा है, दूसरा अनअफेक्टेड है, तो हमारा जो चॉइस नंबर 1 है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। चॉइस नंबर 1 अमनसिलिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ कंट्री साइड यू ऑफन सी द कैटल अर्गेट। Forest close to where cattle graze. The ergot catch the insect flushing out from the vegetation due to the moving cattle. This interaction between ergot and cattle is considered as. ये भी क्वेश्चन आपका लाइन टू लाइन जो आपकी 12th की NCERT की बुक है उस पर बेस्ड आया है। ठीक है, उसमें सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जिसमें ये बताया है कि जो चौपाए हैं वो जब घास खाने के लिए निकलते हैं, जहां जहां उनके पैर जा रहे होते हैं वहां वहां जो कैटल अर्गेट होते हैं उसके ऊपर जो उसकी गाय जहां या भैंस जहां जहां चर रही होती हैं, है ना, घास खा रही होती है, उनके ऊपर कुछ पक्षी घूम रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जहां जहां उनका पैर पड़ेगा वहां घास दबेगी तो उनको आसानी से वहां रहने वाले कीड़े दिख जाते हैं जिसको वो खाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, कैटल को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो अपना आराम से घास खाते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन अर्गेट जो है उसको वहां पर फायदा हो रहा है ना, वो उसको दिख रहे हैं तो वो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल क्या होगा, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये एग्जाम्पल हुआ कि गाय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चौपायों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गाय है भैंस है, लेकिन जो अर्गेट है, जो पक्षी है, उसके ऊपर ऊपर चल रहा है, उसके पैर रखने से आराम से कीड़े दिख रहे हैं। तो एक को फायदा है इस इंटरेक्शन में और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका आंसर डी चॉइस होगा। लेकिन हम और चॉइसेस भी एक बार देख लेते हैं। कंपटीशन में मैंने आपको अभी बताया था कि दो जो स्पीशीज होती हैं या जो दो पॉपुलेशंस होती हैं उन दोनों को नुकसान होता है। अमनसिलिज्म में एक को नुकसान होता है, एक को बेनिफिट होता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है। तो यहाँ पर इंटरेक्शन बिटवीन अर्गेट एंड कैटल इज कंसिडर एज कमेंसलिज्म, वेयर जो हमारा अर्गेट है उसको बेनिफिट हो रहा है जबकि कैटल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसकी प्रेजेंस से। ठीक है, तो आंसर वुड बी योर चॉइस नंबर डी, कमेंसलिज्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन। किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू चेंज इन। इन्होंने 5 चॉइस दी हुई हैं, मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, ई माइग्रेशन, इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन तो जाना या आना, माइग्रेट कर जाना। अब उसमें ये नहीं क्लियर है कि माइग्रेट करके कोई चीज आ रही है या माइग्रेट करके कोई चीज जा रही है पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये चॉइस तो हमारी बिल्कुल गलत हो जाती है। इमिग्रेशन यानी कि अराइवल, किसी जगह पर किसी भी पॉपुलेशन का आना। अगर कोई पॉपुलेशन आएगी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर तो ऑब्वियसली वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ेगी। इमाइग्रेशन यानी कि उस पर्टिकुलर कंट्री को छोड़कर या उस पर्टिकुलर हैबिटेट को छोड़कर वहाँ से निकल जाना। अगर निकलेगी कोई पॉपुलेशन, बहुत सारे इंडिविजुअल्स पर्टिकुलर एरिया से, तो वहाँ की पॉपुलेशन कम होगी। तो ये सी चॉइस तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं बनती है। निटेलिटी का मतलब होता है बर्थ। अगर जितने ज्यादा लोग पैदा होंगे उस पर्टिकुलर एरिया में तो पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी, ये यहाँ पर चॉइस बनती है। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, डेथ। तो अगर ज्यादा डेथ्स होंगी तो पॉपुलेशन कम होगी, तो ये चॉइस भी यहाँ पर नहीं बनती है। तो हमें देखना है कि चॉइस बी एंड चॉइस डी किस चॉइस में है, तो वो हमारा राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर ए एंड सी
दिया हुआ है, ए मोर्टेलिटी है, नहीं मोर्टेलिटी से तो डेथ रेट पड़ रही है। ए बी, यहाँ पर भी ए दिया हुआ है, बी चॉइस में तो उससे डेथ पड़ती है। एंड ई चॉइस में माइग्रेशन है, जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं है कि पॉपुलेशन आ रही है या जा रही है, तो बी चॉइस भी हमारी यहाँ पर नहीं लगेगी। सी चॉइस जिसमें बी एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है, यस बी यानी नेटेलिटी, बर्थ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट ज्यादा है, इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे। इमिग्रेशन मीन्स बाहर से पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर एरिया में आ रही है, तो इस केस में भी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो सी चॉइस यहाँ पर लग रही है। डी चॉइस में दिया हुआ है सी, ई माइग्रेशन एंड ई माइग्रेशन, ये दोनों चॉइसेस भी यहाँ पर बिल्कुल सेट नहीं बैठेंगी, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी सी चॉइस, डी एंड ई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 11 इट इज मेंशन दैट while studying the population of rat in a warehouse, you found that average natality was 250. जो एवरेज नेटेलिटी है, नेटेलिटी का क्या मतलब हुआ? बर्थ रेट, इसे बोलते हैं बर्थ। ठीक है, एवरेज जो बर्थ रेट है वो 250 है एंड एवरेज मॉर्टेलिटी यानी कि डेथ वो 240 है। इमिग्रेशन वॉज 20 and e-migration was 30. What will be the net increase in rat population? Net increase क्या होगा? Increase बोला है rat की population में उस पर्टिकुलर वेयर हाउस में। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है कि एक वेयर हाउस में rat की कुछ पॉपुलेशन है जिस पर स्टडी कर रहे हैं कुछ लोग, और उसकी जो एवरेज बर्थ रेट है वहां rat की वो 250 है, यानी कि B जो है this birth rate is equal to 250. Average mortality यानी कि death rate ये है 240. Average immigration 20 and average e-migration 30. तो टोटल नेट इंक्रीज कितना होगा? इंक्रीज ये बोल रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली टर्म हमें ये बता रहा है कि बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन ये ज्यादा होगा, है ना? तो लेकिन ज्यादा है तो कितना है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? बर्थ प्लस इमिग्रेशन इज इक्वल टू, अगर हमारा ये जो है इसका जो भी कैलकुलेशन आता है, लाइक बर्थ रेट जो है वो 250 दिया हुआ है यहाँ पे और इमिग्रेशन 20 दिया हुआ है, तो ये हमारा कितना हो गया? 270। ठीक है, टोटल इंक्रीज, क्योंकि ये कुछ चूहे जो हैं रेट पैदा हो रहे हैं और कुछ माइग्रेट करके यहाँ पर आ रहे हैं। एंड जो मॉर्टेलिटी है या जिसे डेथ रेट कहते हैं, यहाँ मैंने डी से रिप्रेजेंट किया है, प्लस ई माइग्रेशन ये है 240 प्लस 30, ये भी हमारा आ रहा है 270। तो वो कह रहे हैं एवरेज इंक्रीज कितना होगा, जबकि हम देख रहे हैं कि B प्लस आई इज इक्वल टू 270 एंड D प्लस E इज ऑल्सो इक्वल टू 270। तो B प्लस आई माइनस D प्लस E वही तो एवरेज इंक्रीज होगा, है ना? तो ये हमारा है 270 माइनस 270, तो व्हाट इज द आंसर? 0। इट इज 0। ठीक है, तो ना तो वो इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज तो हो ही नहीं रहा, क्वेश्चन में डिक्रीज का तो जिक्र ही नहीं है, तो कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है। जितने बर्थ ले रहे हैं या इमिग्रेशन से आ रहे हैं उतने ही रेट मर रहे हैं या वो ई माइग्रेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो 4 चॉइसेस दी हैं, फर्स्ट चॉइस का ए चॉइस में 15 चॉइस नंबर दिया हुआ है, बी चॉइस में 0 दिया हुआ है, सी चॉइस में 10 एंड डी चॉइस 5। ठीक है, हमारा आंसर आया है 0। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर? इट इज चॉइस नंबर बी 0। ठीक है, तो यहाँ पर चॉइस नंबर बी आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। तो यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इस तरीके के रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में पूछे जाएंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस और उसके रीजंस जो भी हैं वो क्लियर हो गए होंगे। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, you can write down in the comment box. We will discuss it later on. Thank you so much.